हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई ट्यूटोरियल्स। आज क्लास 10th का एक सोशल स्टडीज़ का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी बुक का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में सबसे पहले समझने वाली बात है, जो डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, वो है व्हाट इज़ रिसोर्स। व्हाट इज़ रिसोर्स। बुक के ऊपर ही मैं आपको क्वेश्चन मार्क करवाऊंगी ताकि आपका जो टाइम वेस्ट ना हो रफ कॉपी में नोट्स बनाने में। समझिए रिसोर्स किसे कहते हैं। बेटा नाम इसका है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब साधन, ठीक है। एवरीथिंग अवेलेबल इन अ एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। टू सेटिस्फाई आवर नीड्स मतलब हमारी ज़रूरतें पूरा करती हैं जो चीज़ें। प्रोवाइडेड शर्त क्या है, कैसी होनी चाहिए वो चीज़ें, टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, यानी हमें वो यूज़ करने को मिले, असेसिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल, इतना अमाउंट हो उनका कि हम उन्हें अफोर्ड कर सकें। कल्चरली एक्सेप्टेबल, ऐसी होनी चाहिए जिनको कल्चरली हम एक्सेप्ट कर सकें। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स। तो ये मैंने यहाँ मार्क करवा दिया है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में बना है, क्योंकि बोर्ड का पेपर है ना, तो हम इसमें से कोई भी फ्लो चार्ट मिस कर सकते हैं ना डायग्राम। इस डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। आगे हम क्या पढ़ने जाएंगे कि किस तरह से जो हमारा ह्यूमन बींग्स हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, ये सभी रिसोर्स के रूप में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब क्या है, हमारी जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, यहाँ पर अगर कोई चीज़ बनती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो किसके बीच में रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। हम ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी। कैसे? अब हमें वेदर के बारे में पता करना है, वेदर नेचर का पार्ट है ना, तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसमें। वेदर फॉरकास्टिंग, कल बारिश होगी, हाँ, आज सनराइज़ इतने बजे हुआ, सनसेट इतने बजे होगा, तो वहाँ पर हम नेचर को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, और हम इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट करते हैं टू एक्सेलरेट, ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा, जैसे हम सैटेलाइट्स तक लगाते हैं। ये सैटेलाइट लगाने का मतलब क्या है, हमें इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। वो वेदर सैटेलाइट है या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लगाई किसने है, ह्यूमंस ने। हाँ, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो, नेचर और टेक्नोलॉजी के साथ। सोना नहीं है, ध्यान से सुनना। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? ऐसा तुम्हें लगता है? हाँ, कई बार लगता है और कई बार नहीं भी लगता। क्यों? रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। मानना ये है कि रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ का फंक्शन है। कैसे? हम खुद ही रिसोर्सेज का एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर कोई कहे कि एक्सप्लेन करो ह्यूमन बींग्स एज अ रिसोर्स, तो हमें पता है ना ह्यूमन बींग के पास क्या पावर है, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है, उसको एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकता है। हाँ, टीवी है, कंप्यूटर्स हैं, हाँ, आपके जो फर्दर गैजेट्स हैं, किसने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने।
अपनी नॉलेज को यूज़ करके टेक्नोलॉजी को किसने एडवांस किया है? ह्यूमन बींग्स ने। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम। अब आगे क्वेश्चन बनता है वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करें। अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं ना बेटा, तो कैसे कैसे उनको क्लासिफाई करना, ध्यान से सुनोगे। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये याद करना है आपने, ठीक है। कैसे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कहाँ से आए वो रिसोर्सेज। अगर नेचर में उनमें लाइफ है, जैसे प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स, तो वो क्या हैं? बायोटिक। अगर उनमें जान प्राण नहीं है लेकिन नेचर में है, जैसे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, तो वो कैसे हुए? वाटर है, क्या हुआ वो? अबायोटिक। दूसरा क्लासिफाई करने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कितनी देर तक चलेंगे, कितनी देर तक चलेंगे या कब ख़त्म होंगे। तो जो चलते ही रहते हैं, कभी एग्जॉस्ट नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं हम? रिन्यूएबल सोर्सेज। क्या बोलते हैं हम? रिन्यूएबल सोर्सेज। और जो बेटा ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जिनको वापस हम रिन्यू नहीं बना सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो किसके बेस पर हुआ ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर, है ना, रिसोर्स के चलने के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि कौन उन रिसोर्सेज का मालिक है, कौन उन रिसोर्सेज का मालिक है। जैसे अगर एक ही इंसान के रिसोर्सेज हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे इंडिविजुअल, मेरा घर, माई हाउस, प्लॉट, मेरा गार्डन, मेरा बगीचा, मेरा आम का बगीचा, जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो किस में आएगी बेटा? इंडिविजुअल रिसोर्स में। कम्युनिटी, कम्युनिटी जैसे ग्राउंड है, कौन सा? शमशान घाट, बरियल ग्राउंड, ठीक है। फिर मैरिजेस हॉल हैं, हाँ, ये सारे क्या हैं? कम्युनिटी के हैं ना। तो कम्युनिटी में जो इनको ओन करता होगा तो ये उसके रिसोर्सेज हैं। नेशनल रिसोर्सेज में क्या आते हैं? जो किसके अंडर होंगे? नेशन के अंडर, है ना, कंट्री के अंडर। जैसे हमारे इंडिया कंट्री की बाउंड्री है, ठीक है, नेशनल पार्क हैं, फॉरेस्ट लैंड है कंट्री की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, पढ़ी हुई हैं आपने। वो रिसोर्सेज किसके अंडर आएंगे? नेशनल ओनरशिप के। इंटरनेशनल ओनरशिप में आपको बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आगे पढ़ेंगे, ओशंस, ठीक है। जैसे हमारे ओशंस हैं, अब ये कहाँ कहाँ तक, माइल्स तक फैले हुए हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की कंट्री, ठीक है। तो ये किसी की ना पर्सनल प्रॉपर्टी है ना नेशनल प्रॉपर्टी है, कैसी है? इंटरनेशनल ओनरशिप। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। डी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है? पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक या रिजर्व्स। इसका मतलब समझो कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, मेहनत करके हो रही है, या स्टॉक को डेवलप कर रहे हैं तब हो रही है, या रिजर्व्स जहाँ हम जोड़ के रखते हैं, बचा के रखते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, है ना। अभी हम पढ़ेंगे कैसे हम रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बेटा रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। आपको पता है हमारे लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि नेचर हमें फ्री में देता ही है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमें फ्री में मिल रही हैं चीज़ें, पानी मिल रहा है, धूप मिल रही है, हाँ, तो पेड़ मिल रहे हैं, फॉरेस्ट मिल रहे हैं एज अ रिसोर्स, तो ये थोड़ी मतलब है इसका कि हम इसको बिना बात पे, बिना सोचे समझे, जैसे मर्जी यूज़ करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है हमें। क्या?
डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लोगों के लालच के लिए हमारे सोर्स जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन न्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, कुछ लोगों के पास ये रिसोर्स है, जैसे जो अमीर लोग हैं या जो ओनर हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पास सोसाइटी में बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है तो वो पुअर बन रहे हैं। तो लोगों को ये अमीर बना रहे हैं रिसोर्सेज रिच, एंड पुअर भी बना रहे हैं। हाँ, अब आगे देखिए, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कैसे, कटिंग ऑफ ट्रीज मान लो, ठीक है। दूसरा पोल्यूशन, दो ही लेकर चलते हैं। पेड़ सारे काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कौन करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ट्रीज करते हैं। अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। हाँ, अब इसी साल देख लो रिकॉर्ड टूटा, 52 डिग्री सेल्सियस तक गया टेम्परेचर। तो वो क्या था, वो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन थी रिसोर्सेज की। हमने बिना सोचे समझे अपने फ़ायदे के लिए जंगल के जंगल काट डाले। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है, जो रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, हमारे AC से निकलते हैं। जितने ज़्यादा यूज़ होंगे उतनी ओजोन लेयर की डिप्लीशन होगी। आपको मालूम है ना ओजोन लेयर क्या करती है, हाँ, प्रोटेक्टिव शील्ड है अर्थ के ऊपर, ये हमें अल्ट्रावायलेट सनरेज से बचाती है, ठीक है। नहीं तो UV रेडिएशन, अगर ओजोन लेयर ना हो तो UV रेडिएशन हमारी जितनी प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। सीरियस स्किन कैंसर्स तक होते हैं, स्किन इरिटेशन तक होती हैं, सीरियस डिजीज़ होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज से, और ओजोन उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें बचाता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, पेड़ काटोगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज़ करोगे तो मिट्टी जो है वो डिग्रेड होएगी। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर एन सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। बहुत इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का तो ये बहुत ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए और ग्लोबल पीस के लिए, पूरी दुनिया में शांति रहेगी। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, प्रेजेंट यानी अब जो ट्रेंड चल रहा है रिसोर्स को ख़त्म करने का, कुछ लोग कर रहे हैं जो, या कुछ देश कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहा, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर, हमारे जो प्लानट का फ्यूचर है वो खतरे में आ जाएगा, आ चुका है। देखो कैसे त्राईमाम 1 मिनट लाइट चली जाए कैसे होता है। इतना टेम्परेचर है कि आप स्कूल्स में पढ़ नहीं पा रहे क्लास में। उन स्कूल्स का क्या होगा जहाँ AC नहीं लगी। अभी रेनी सीज़न आएगा तो ये खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि पानी भर गया, जगह जगह पानी भर गया, लैंडस्लाइड्स होगी, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो हल्का सा नेचर कुछ दिखाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने हैं। क्यों? हमने पेड़ ही नहीं छोड़े जिनकी जड़ें पानी को सोखती। अब पानी धरती पे पड़ता है और फ्लड पहले आ जाती है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करती क्योंकि एब्जॉर्ब करने वाले पेड़ ही नहीं रहे। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे आता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, ठीक है। रियो द जेनेरो अर्थ समिट 1992। पहले तो इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है बेटा, जैसे डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बर्बाद किए बिना जो डेवलपमेंट होती है उसको सस्टेनेबल। जैसे मान लो कि मैंने खेती की है ना, तो खेती में मैं पानी कहाँ से यूज़ कर रही हूँ, वेस्ट वाटर। कहाँ से यूज़ कर रही हूँ, वेस्ट वाटर। मैं चाहती तो किचन वाटर को ऐसे बिना यूज़ किए जाने देती, लेकिन मैंने किचन वाटर को कहाँ यूज़ किया, गार्डन में, ठीक है।
तो वहाँ पे खेती के लिए पानी यूज़ हो गया। तो ये कैसी हुई, मेरी तरफ ध्यान दो, कैसी हुई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह की फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर को सेव करके रख रहे हैं हम, मिट्टी को बचा के रख रहे हैं, ग्रीन मैन्योर यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स की जगह। तो ऐसी डेवलपमेंट को जो हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव करके रखें उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ रियो द जेनेरियो अर्थ समिट, ये अर्थ समिट हुआ था बेटा, कब हुआ था, नाम याद रखो इसको, रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में, ठीक है। इन जून 1992, याद रखोगे डेट, more than 100 heads of states met। कितने मुखिया मिले, 100, इन रियो द जेनेरियो इन ब्राज़ील। बेटा कहाँ पे हुई ये जगह, नाम क्या था, रियो द जेनेरियो, कहाँ पे है ये, किस कंट्री में, ब्राज़ील में। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ये पहली फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। आपको ना बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, 20 MCQs आते हैं, ठीक है, और बाद में भी पैराग्राफ बेस्ड पर भी आते हैं। तो अगर आप ऐसे MCQs बोर्ड में सॉल्व करते हो, क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। वो कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट टेक्स प्लेस, पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट कब हुई, 1992 में। कब हुई बेटा, 1992 में। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। द असेंबल्ड लीडर साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बने, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो याद रखने वाली बात क्या है इसमें कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पर हुई थी, रियो द जेनेरियो में। कब हुई थी, 1992 को। कौन सी कंट्री में, ब्राज़ील। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स ने। बस सारी कहानी खत्म। एजेंडा 21, इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। ये याद रखोगे, वर्ल्ड लीडर्स ने जो एजेंडा साइन किया था, डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। क्या फुल फॉर्म है UNCED का, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। हाँ जी, इसे याद कर लो। विच टुक प्लेस, ब्राज़ील में हुआ, उसी की बात कर रहे हैं हम, कुछ नया नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर गोल क्या था इसका, बात करेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। इससे इन्वायरमेंट का काफ़ी हद तक डैमेज, गरीबी, पॉवर्टी, बीमारियां, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बात हुई। एक मेजर ऑब्जेक्टिव इस मीटिंग का ये भी था, एजेंडा 21 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। हर लोकल गवर्नमेंट को अपना ये एजेंडा अपना ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। इस एजेंडे में जो जो चीज़ें थी वो क्या थी, किस किस बारे में, इन्वायरमेंट का डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स, लोगों की म्यूचुअल नीड्स क्या हैं, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग। बेटा देखिए रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करनी है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। इट हैज़ इम्पॉर्टेंस इन आर कंट्री लाइक इंडिया। हमारा भारत है ना, इतनी पॉपुलेशन है इसकी, इतनी डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की। हाँ, आप खुद ही देखते हो बायोडाइवर्सिटीज, कितने प्रकार के जंगल हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स अलग अलग हैं, क्लाइमेट्स अलग अलग हैं। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। कहीं तो कुछ रिसोर्सेज हैं और कईयों की कमी है।
कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट टर्म्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज है, वहाँ पे यहीं कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कहीं पे कम है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, अंडरलाइन करो। द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बेटा यहाँ पे रिच मिनरल्स हैं, कोल डिपॉजिट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा पानी है, वाटर रिसोर्सेज, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। द स्टेट ऑफ राजस्थान, वहाँ पर कितनी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, पानी नहीं है वहाँ पे। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं हम, जिसको किसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट हम? लद्दाख को। एक एक लाइन एमसीक्यू बनाती है आपका। जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, वो पूरी कंट्री को इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। हमारा पूरा देश अलग हो जाता है एक कोने में जाके, लद्दाख पूरा ऊपर। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, पानी नहीं है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड सम वाइटल मिनरल्स भी नहीं है वहाँ पे। जैसे हम बात कर रहे थे अभी छत्तीसगढ़ की, रिच इन मिनरल्स, कोल्ड डिपॉजिट, वो भी नहीं है वहाँ पे। कहने का मतलब क्या है? कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कहीं पर बिल्कुल नहीं है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना, वाई देयर इज नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ध्यान से सुनोगे, क्यों जरूरत पड़ी रिसोर्स प्लानिंग की? पहली लाइन आप लिखोगे, अपने मन से बना सकते हो कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इनर्मस डाइवर्सिटी। सम प्लेसेस हैव a certain types of resources, they lack, they deficient in other types of resources. For example, में आप सारा डाल दो, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, कोल मिलता है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिलता। अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत मिलता है। हाँ, राजस्थान में सोलर एनर्जी अच्छी है, विंड एनर्जी अच्छी है, लेकिन पानी के रिसोर्सेज नहीं है, वाटर रिसोर्सेज नहीं है। इन सब चीज़ों को, इन सारी डाइवर्सिटी को देखते हुए दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसलिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर, ताकि ये रिसोर्सेज सभी जगह हों और सभी इसका इस्तेमाल कर सकें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, ओके। अब यहाँ पर तो एक प्रोजेक्ट सा दिया हुआ है, आपको लिस्ट बनानी है अपने स्टेट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे किस में कौन सी इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपके स्टेट में क्या चीज़ नहीं है। अब हम यहाँ चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, है ना। चंडीगढ़ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोल, मिनरल्स जैसे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते, नहीं है रिसोर्सेज, नहीं है ना, वी आर डेफिशिएंट इन दोज रिसोर्सेज। तो समझ के पढ़ोगे तो सोशल स्टडीज़ बहुत ईजी है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? रिसोर्स प्लानिंग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार लगा दो। अगर इसके ऊपर आया एक्सप्लेन करने के लिए कि आप एक्सप्लेन करो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो कैसे करोगे? देखो बेटा, पहले तो आइडेंटिफिकेशन, ये पहचानना ज़रूरी है, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है क्या कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होगी। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पहले पहचानो। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप आप इसको स्टेप में लिख सकते हो, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो आप पहचानोगे कि कंट्री के किस किस रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, सर्वे करोगे, मैपिंग करोगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाओगे, अंदाज़ा, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, मेजर करोगे कितने कितने हैं। सेकेंड पॉइंट आएगा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगाओगे, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप लगाओगे।
ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सको रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो आपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसको मैच करोगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया ने बनाया हुआ है, ऐसे एफर्ट्स किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डाल सकते हो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के साथ साथ फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था। ये 5 ईयर प्लान क्या था? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का एक पार्ट था। ठीक है, निन्नी आ रही है? निन्नी आ रही है तो मुंह धो के बैठो। फाइंड आउट what resources are being developed in surroundings by the community, village, पंचायत, वार्ड लेवल communities with the help of community participation। ये एक काम दिया जाता है स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स कभी भी नहीं करते, करना चाहिए कि क्या रिसोर्सेज हमारी कम्युनिटी विलेज हमारे लिए करती है। देखो कुएं खुदवाती है, गांव में कुएं खुदते हैं ना, हैंड पंप्स लगते हैं, ये क्या है? वाटर रिसोर्सेज हैं। व्हाट आर दीज? ट्यूबवेल्स, है ना। तो अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है खुद बनाने के लिए तो उसको ब्लैंक छोड़ के थोड़ी आना है कि व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड इन योर एरिया। तो आप लिखो हमारे एरिया में गवर्नमेंट ने क्या लगाए, हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स। उससे क्या फ़ायदा हुआ? इरिगेशन में आपके पास कौन सा रिसोर्स आया? वाटर रिसोर्स। लिख सकते हो ना, ब्लैंक नहीं छोड़ना। नेक्स्ट, ये बेटा मेरा सोशल स्टडीज़ का जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है जो चैनल पे जाएगा। इसके अलावा मेरे साइंस के सारे अपलोड किए हुए वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल में। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट हुआ है सोशल स्टडीज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं नेक्स्ट चैप्टर भी चैनल पे डालूं। अदरवाइज़ ये फर्स्ट एंड लास्ट बन के रह जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। सीधी सी बात है, हम कहीं पे घर बनाते हैं, ठीक है, या प्लॉट खरीदते हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या हैं। यहाँ वाटर रिसोर्स है, देखते हैं कि नहीं देखते? हाँ, यहाँ पे एक इसके आसपास कोई टेक्नोलॉजी हब है, कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, देखते हैं ना। मार्केट कितनी दूर है, इवन कि हम इतना सब कुछ देखते हैं कि स्कूल से कितना डिस्टेंस पड़ेगा, जो हमारी ज़रूरत की नीड्स हैं वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं कि नहीं। तो यही कारण है, यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीज़न के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैनी रीजन्स हैं कंट्री में दैट आर रिच इन रिसोर्सेज but they are induced in economical backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed. कहीं जैसे दिल्ली जैसा, दिल्ली इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, मुंबई इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ देखा जाए तो रिसोर्सेज क्या हैं? पुअर। पानी की लाइनें देखो गर्मियों में दिल्ली जाके, पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर उठाते हो, बम्बई में हालात देखो कैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरिया जो हो वो रिसोर्सेज से भी रिच होंगे, वहाँ पे रिसोर्सेज पुअर भी हो सकते हैं। ये कॉमन सेंस से आंसर देना होता है। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स? अब छत्तीसगढ़ के ऐसे गांव हैं जहाँ पे इतना रिसोर्स होने के बाद भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं। बिहार के, निन्नी आ रही है? मुँह धो के बैठो। गिव रीजन्स फॉर अ सच सिचुएशन। या तो पॉवर्टी है वहाँ पे, या तो पॉवर्टी है, या एजुकेशन नहीं है। क्या नहीं है? एजुकेशन नहीं है, बिना टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी एजुकेशन नहीं है तब भी हम अपने नॉलेज को, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूज़ नहीं कर सकते। यस, नेक्स्ट वन, द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. ऐसा हुआ है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प की है उसने, लेकिन एक्सप्लॉइट भी किया है इन्होंने रिसोर्सेज को।
Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. इस लाइन को आप अंडरलाइन करो. रिसोर्सेज तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब हम उनका यूज़ टेक्नोलॉजी के साथ करें. ठीक है. इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. जैसे इंडिया डेवलपमेंट में इन जनरल रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल. आइए आगे पढ़ें. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. तो कैसे बचा सकते हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे. गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स. महात्मा गांधी को सब जानते हैं ना. उन्होंने क्या कहा था बेटा, अंडरलाइन करो. देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड. ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है. ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गांधी जी की इस लाइन का मतलब क्या था. देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड. क्या मतलब है कि इस नेचर ने, इस इन्वायरमेंट में हर बंदे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी के लालच के लिए यहाँ पे इनफ काफ़ी नहीं है. अगर कोई लालची बंदा है, ठीक है, तो उसके लिए ये रिसोर्सेज काफ़ी नहीं है. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ. सिर्फ ज़रूरतें पूरी करनी है तो हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हमने लालच पूरा करना है, लालच क्या, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट बनाने के लिए फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल वार्मिंग जैसे, सॉइल इरोजन जैसे होंगे. He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for the resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with production of the masses. At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. यहाँ पर आपका जीके का क्वेश्चन बनता है. गांधीयन फिलोसफी ने वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय, एक बुक है, इस बुक को आप याद करोगे. क्या नाम है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल. स्मॉल इज ब्यूटीफुल. ये किसने लिखी थी बेटा? स्कूमैचर ने. और इस पे कौन सी फिलोसफी दिखाई देती है? गांधीयन फिलोसफी. कब? 1974 में लिखी थी. याद रखो इसे. और ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आया? 1987 में. फिर एक और बुक पब्लिश हुई जिसका नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर. अंडरलाइन कीजिए, आवर कॉमन फ्यूचर. ये कंट्रीब्यूशन किसकी थी? अभी हमने पहले पढ़ा ना, रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में जब हुआ था आपका, कौन सा था वो? 21 एजेंडा 21 पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में चैप्टर के. तो उनकी कंट्रीब्यूशन कौन सी बुक थी बेटा? आवर कॉमन फ्यूचर. तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ख़त्म हो गया. अब लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? लैंड रिसोर्सेज के बारे में. We live on land, we perform our economical activities. लैंड रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स है. ये किस किस को सपोर्ट करता है? अंडरलाइन कीजिए. लैंड रिसोर्स में क्या क्या आता है? नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ये याद कर लोगे, ठीक है. ये आपको पाई चार्ट बना के लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स दिया है. कहाँ कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यूज हैं. तो ये भी आपने लर्न करना है. कितना एरिया माउंटेन्स में आता है? 30%. कितना प्लेट्यूज में आता है? 27%. और प्लेन एरिया कितना है? 43%.
तो मेजॉरिटी एरिया कैसा है? प्लेन। कैसा है? प्लेन। नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड। Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. India has land under variety of relief features. माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, आइलैंड है। 43% जो लैंड है प्लेन की है। ये पहले मैं आपको पाई चार्ट से समझा चुकी हूँ, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है? लैंड रिसोर्सेज में कौन कौन से लैंड रिसोर्सेज हैं? नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, जो मैंने अंडरलाइन करवाया, और कितना परसेंटेज लैंड का किस किस एरिया में आता है। माउंटेन में कितना आता है, प्लेन में कितना आता है, प्लेट्यू में कितना आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है लैंड यूटिलाइजेशन। हम लैंड को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया कि लैंड रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, तो नंबर 1 इज फॉरेस्ट। जंगलों को कैसे यूज करते हैं हम? फॉरेस्ट एरिया है ना, इसका यूज कैसे करें? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन है, वेस्ट लैंड है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, फैलो लैंड्स, नेट सोन एरिया। तो इन सारे एरियाज को हम किस तरह से यूटिलाइज करें, ये किस में आता है? लैंड यूटिलाइजेशन में। नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में लैंड यूज पैटर्न कैसा है? फिजिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स कैसे हैं भारत में? ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन नंबर 1 है इंडिया पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस पे किस तरह से डिपेंड करता है, वही लैंड उसी तरह से हम लैंड का यूज़ करेंगे जिस तरह से हमारे ह्यूमन फैक्टर्स ये इनको इफेक्ट करेंगे। ओके। द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर, यहाँ पे टोटल जोग्राफिकल एरिया आपको बताया गया है इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर लगाओ, कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जोग्राफिकल एरिया मतलब कितना लैंड एरिया है पूरा इंडिया के पास, कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्वेश्चन आता ही आता है, याद करो इसे। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। हम सिर्फ 93% यूज करते हैं, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। कुछ एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किए हैं, चाइना ने ऑक्यूपाई किए हैं, तो उनका सर्वे हमने नहीं किया है। आगे आ जाओ यहाँ पे। द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट? मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट fallow lands are either of poor quality or cost of cultivation of such land is very high। देखो बेटा, हम यूज़ क्यों नहीं कर पाते? या तो जो मिट्टी है बहुत पुअर क्वालिटी की है, या फिर उस मिट्टी पे कल्टीवेशन करने की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, पे नहीं कर पाते, ठीक है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 ईयर्स। 2-3 सालों में 1 या 2 बार इनको कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। जो पैटर्न है नेट सोन एरिया का वो ग्रेटली वेरी करता है स्टेट टू वन स्टेट टू अदर स्टेट। 80% टोटल एरिया पंजाब में है, हरियाणा में है, और लेस देन 10% है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में। देखो कितना फ़र्क है। पंजाब में लैंड एरिया कितना यूज़ हो रहा है? सोन एरिया जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है 80% पंजाब और हरियाणा में, याद रखोगे इसे। लेकिन बाकी की कंट्रीज़ जिनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान, यहाँ पर कितना है? सिर्फ सोन एरिया कितना है? 10%। तो आपने वैरायटी देख ली। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट एरिया है इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जंगल वाला एरिया इससे भी कम है, 33% से भी। हाँ, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? 1952 को। उसने क्या बोला था? मेंटेनेंस करो, बैलेंस बनाओ। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जो जंगलों में रहते हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी। वेस्ट लैंड्स इंक्लूड्स, अब वेस्ट लैंड में क्या क्या आता है? स्टार लगाइए। रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरियाज, हाँ ठीक है, ये वेस्ट लैंड है।
इनका पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, इनका हम क्या क्या कर सकते हैं, इनका हम नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ कर सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ क्या होता है बच्चे, जहाँ खेती ना की जाए उनको हम किस में डालेंगे, रोड बना लेंगे, रेलवेज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, उन पे खेती नहीं हो रही है, हम रोड बना सकते हैं उनका। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन कैसे होती है, जब हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं लैंड का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, हाँ, उसमें ना हम कुछ उसको देते हैं, मैनेज करते हैं, तो हमारी लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। आगे आएगा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कैसे मिट्टी को बचाया जाए खराब होने से। तो हमारी जनरेशन ने पहले भी काम किया है, हम भी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए काम कर रहे हैं। 95% जो है बेसिक नीड है हमारी, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। तो हमारी कितनी नीड्स मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, 95% लैंड से, है ना, क्योंकि खाना भी लैंड से मिलना है, शेल्टर भी लैंड पे बनाना है, क्लोथिंग, कपड़े भी हमें लैंड से ही मिलने हैं। Human activities have not been brought about degradation of land but have also aggravative pace of natural forces to cause damage to land. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो व्हाट आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिन्होंने लैंड डिग्रेडेशन में अपना सहयोग दिया है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, इनकी वजह से मिट्टी खराब हुई है, लैंड डिग्रेड हुई है। तो माइनिंग साइट्स क्या हैं हमारी, माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इन कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। तो जो स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई है ड्यू टू माइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू माइनिंग। पता है आपको माइनिंग क्या होता है, हाँ, माइन किया जाता है ना, कोल निकालते हैं जब, हाँ, हीरा, मिनरल्स निकालते हैं, तो माइन करके, माइनिंग प्रोसेस होता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे माइनिंग में कई मजदूर दब के बेचारे मर जाते हैं, टनल्स बनाई होती हैं नीचे। तो वहाँ पर मेन जो कारण है डिफॉरेस्टेशन का, वो किस लिए जंगलों को काटा जाता है, क्योंकि वहाँ माइनिंग के लिए जगह चाहिए होती है। तो ये भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण है वहाँ पे। और कुछ स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी, महाराष्ट्र जैसी, वहाँ पे ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग क्या होता है, एक ही जगह पे बार बार चराना, वो लैंड डिग्रेडेशन का काम है। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेट का रीज़न बताया लैंड डिग्रेडेशन का। जैसे पहले माइनिंग के, डिफॉरेस्टेशन बताया माइनिंग के लिए, फिर ओवरग्रेजिंग बताया यहाँ लैंड डिग्रेडेशन के लिए। उसके बाद पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे जो स्टेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए ड्यू टू वाटर लॉगिंग। देखो बेटा, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, प्लेन एरिया है ना, बाढ़ आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा, पंजाब में। तो यहाँ नुकसान क्या हुआ लैंड को, किससे, वाटर लॉगिंग से। पहले कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किससे नुकसान हुआ, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग की वजह से, फिर ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड खराब हुई मध्य प्रदेश में। पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट्स में वाटर लॉगिंग यानी पानी इकट्ठा होना। व्हाट इज वाटर लॉगिंग, पानी का एक जगह पे इकट्ठा होना। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज, ह्यूज क्वांटिटी डस्ट निकालती हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसको खराब करती हैं। तो पॉल्यूशन भी मेजर कारण है लैंड और वाटर का डिग्रेड होने का। नेक्स्ट वन, देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये वेज आ गए, वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, कौन कौन से, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट करो ग्रेजिंग की, यानी एक जगह पे ज़्यादा ना चारा चरवाया जाए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, इनको पॉइंट्स में लिख लो। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स जो आपके रेगिस्तान में होते हैं, रेत के टीले, उनमें थॉर्नी बुशेस लगा के उनको
रखना चाहिए ताकि लैंड डिग्रेडेशन ना हो। प्रॉपर मैनेजमेंट हो वेस्ट लैंड की, जैसे मैंने पहले बताया ना, रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरिया वेस्ट लैंड में आते हैं, तो इनको रोड, रेलवे और इंडस्ट्री के यूज़ में लाया जा सकता है। तो ये आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ तक जिनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। जैसे एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग एक पॉइंट आ गया, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स दूसरा आ गया, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस तीसरा आ गया, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड चौथा आ गया, फिर प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट पाँचवा आ गया। ऐसे करके आप अलग अलग वेज बता सकते हो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सके। मजे लगे हुए हैं, सुनी जा रहे हैं, सो तो नहीं गए। सॉइल एज रिसोर्स, नेक्स्ट वन इज मिट्टी कैसे रिसोर्स बने। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स। कैसा है बेटा ये? रिन्यूएबल, क्योंकि रॉक से बनती रहती है मिट्टी वेदरिंग के प्रोसेस से, तो रिन्यूएबल सोर्स में आएगा। यहाँ पर क्यों इम्पॉर्टेंट है सॉइल एज अ रिसोर्स? अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है तो क्या लिखोगे? देखो, प्लांट ग्रोथ इसमें होती है नंबर 1, ठीक है। फिर एक मिलियंस ऑफ जो लोग हैं इस पे डिपेंड हैं, हाँ, हमारा क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, देन वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करती हैं? चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सारा ये जो बना हुआ है ना आपका, ये आपकी बनी हुई है सॉइल प्रोफाइल, इसका भी डायग्राम याद कर लो। ये फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और अलग अलग लेयर्स कौन सी हैं? सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल, अपर सॉइल, फिर सब सॉइल, देन सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक, और सबसे नीचे बेड रॉक, सबसे नीचे बेड रॉक। आगे पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। देखो, जैसे मैंने बोला भारत देश में बहुत वैरायटी है, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। एलुवियल सॉइल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स, तो यहाँ पे आएगा वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। नंबर 1, एलुवियल सॉइल कहाँ होती है? ये याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। कहाँ पे? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, हाँ, राजस्थान एंड गुजरात तक फैली हुई है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी है, डेल्टास में, महानदी में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर, ये एरिया है जहाँ जहाँ पे ये मिलती है, फाउंड एलुवियल सॉइल। पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें किस टाइप की मिट्टी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। एलुवियल सॉइल फिलअप बना लो, कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, रेत, सिल्ट और क्ले, चिकनी मिट्टी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? एलुवियल सॉइल। मैं बोली जा रही हूँ, आप सुने जा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलुवियल सॉइल किस किस से बनी हुई है? सैंड, सिल्ट और क्ले के प्रोपोर्शन से, क्योंकि अभी दूसरे टाइप की सॉइल भी करेंगे ना, तो इम्पॉर्टेंट है, हर टाइप की सॉइल में आपको ये याद करना ही पड़ेगा। फिर आप ये याद करो, इसमें ये सॉइल कैसे मोर कॉमन इन प्लेन्स एज द्वार्स, चोस, तराई, ये प्लेन्स के नाम है बच्चे। किसके नाम है? प्लेन्स के। इन प्लेन्स में एलुवियल सॉइल मिलती है, हाँ। फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार भी आया था बोर्ड एग्जाम में, कि बांगर और खादर में फ़र्क बताओ। बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोलते हैं, पुरानी एलुवियल मिट्टी को, और खादर न्यू एलुवियल को बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल्स कैन बी, अकॉर्डिंग टू देयर एज, कितने साल पुरानी मिट्टी है,
एलुवियल सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है ओल्ड एलुवियल में, जिसको बांगर बोलते हैं बच्चे, याद रखो, और न्यू एलुवियल को क्या बोलते हैं? खादर। बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स। कंकड़ नोड्यूल्स ज्यादा होते हैं। कंकर पता है ना आपको, हिंदी में भी वो यूज करते हैं हम वर्ड कंकर। ये ज्यादा होते हैं किसमें? बांगर में, ओल्ड वाली में। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर। जो खादर है इसमें फाइन पार्टिकल्स हैं। बांगर में कंकड़ थे, खादर में फाइन पार्टिकल्स हैं। ज्यादा फर्टाइल कौन सी है? खादर। ठीक है, ज्यादा फर्टाइल एलुवियल सॉइल कौन सी है? खादर, जो न्यू वाली है, न्यू। समझ आ गई नहीं? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर फर्टाइल। अगर आपको पूछा जाए नेचर कैसा है एलुवियल सॉइल का, तो ये बेटा फर्टाइल होती है। ठीक है, और इनमें कौन कौन से मिनरल होते हैं? पोटैश, फॉस्फोरिक एंड लाइम। कौन कौन से मिनरल होते हैं? पोटैश, फॉस्फोरिक एंड लाइम। चलते फिरते याद करो, ये याद जो जितना ज्यादा टाइम देगा ना सोशल स्टडीज को, उतनी आएगी। और कौन कौन सी फसलें होती हैं एलुवियल सॉइल में? गन्ना, शुगर केन, पैडी, वीट, ये भी आता है पेपर में, पल्स, दालें। हाई फर्टिलिटी होने के कारण जो एलुवियल सॉइल के रीजन्स होते हैं, यहाँ पे खूब खेती की जाती है और यहाँ पे पॉपुलेशन खूब होती है। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि डेंस पॉपुलेशन क्यों होती है एलुवियल सॉइल के आसपास? क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल है, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी खेती होती है। अब सेकेंड टाइप की सॉइल हम पढ़ेंगे, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ऑब्वियस है, काली मिट्टी है तो रंग कैसा होगा मिट्टी का? काला। इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुर सॉइल। व्हाट इज रेगुर सॉइल? ब्लैक सॉइल इज रेगुर सॉइल। इसमें कॉटन की खेती की जाती है। हाँ, ब्लैक सॉइल में किसकी? कॉटन की खेती, रुई, वो उगाई जाती है। ठीक है बच्चे, और ये कहाँ पर होती है बेटा? दक्कन ट्रैप बसाल्ट, नॉर्थ वेस्ट दक्कन प्लेट्यू में। और किससे बनी होती है ब्लैक सॉइल? मेड अप ऑफ लावा, वॉल्केनो के लावा से। कहाँ कहाँ मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र, यही होती है रुई। सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ इधर सारा दक्कन प्लेट्यू है ना, तो इधर कौन सी मिट्टी मिलेगी दक्कन प्लेट्यू में? ब्लैक सॉइल। इससे अच्छा नहीं मैं पढ़ा सकती, समझ लो। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटीरियल। अब देखो बेटा, एलुवियल सॉइल याद है ना आपको किससे बनी? सैंड, सिल्ट और क्ले से, पहले पढ़ी थी हमने। ब्लैक सॉइल सिर्फ किससे बनी है? क्ले मटीरियल से। किससे बनी बेटा? क्ले मटीरियल से। और इस कारण इसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। किसमें? ब्लैक सॉइल में कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, क्योंकि क्ले मटीरियल चिकनी मिट्टी से बना है ये। और इसमें जैसे हमने एलुवियल सॉइल में पढ़ा था ना बेटा, पोटैश, फॉस्फोरिक और ये देखो लाइम मैंने अंडरलाइन करवाया। इसमें क्या क्या है? अंडरलाइन करो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश। क्या होता है बेटा ब्लैक सॉइल में? लाइम। ठीक है, डी सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल में क्या चीज कम होती है? कम फॉस्फोरिक कंटेंट। ठीक है, कैसे बनती है ब्लैक सॉइल? दे डेवलप डीप क्रैक्स इनटू ड्यूरिंग हॉट वेदर, विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। स्टिकी होती है क्योंकि क्ले सॉइल से बनी है। नेक्स्ट वन, रेड एंड येलो सॉइल। अब हम रेड एंड येलो सॉइल पहले देख लेते हैं किस रॉक से बनी है। ये इग्नियस रॉक से। बेटा ब्लैक सॉइल किससे बनी थी? लावा से। किससे बनी थी? लावा से। रेड एंड येलो सॉइल किससे बनी है? इग्नियस रॉक से। याद रखोगे। कहाँ मिलती है? येलो एंड रेड सॉइल्स फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन अलॉन्ग विद द वेस्टर्न घाट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। रेडिश कलर क्यों होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों रेड कलर की होती है? डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, लोहे की वजह से।
इन रॉक्स में लोहा पाया जाता है ज़्यादा। येलो क्यों होती है? क्योंकि जब ये इसमें पानी मिक्स हो जाता है तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो दिखाई देती है, और इसकी जानकारी में कुछ नहीं लिखा, क्या उगाया क्या नहीं उगाया। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये किससे बनी है? इग्नियस रॉक से। कलर येलो क्यों होता है? रेड आयरन की वजह से। और कहाँ कहाँ ये मिलती है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया। बस क्या उगता है? नको, कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट वन, लेटराइट सॉइल। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लेटराइट सॉइल। मुंह धो के आओ, फिर बैठो। लेटराइट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, सबको नहीं कह रही हूँ, जिनको नींद आ रही है वही धोएंगे, ठीक है। लेटराइट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटराइट का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक। लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट with alternate wet and dry season. हैवी रेन, इंटेंस लीचिंग होती है हैवी रेन की वजह से। लेटराइट सॉइल्स मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, इनका 6 से 6 तक होता है, लेस देन 6 pH। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, 6 से कम pH हो तो एसिडिक होती हैं चीज़ें। तो ये लेटराइट सॉइल नेचर कैसा है इसका? एसिडिक। कैसा बेटा? एसिडिक। कहाँ कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। हाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसमें। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट किस में है? लेटराइट सॉइल में। ह्यूमस रिच है इसमें, अंडर स्पार्स वेजिटेशन, खूब वेजिटेशन होती है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होता है? लेटराइट सॉइल में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें टी और कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है, टी और कॉफ़ी की। रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, जहाँ पे किसकी फसल होती है ज़्यादा? कैश्यू नट की। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई इसमें, टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट की प्लांटेशन लेटराइट सॉइल में, क्योंकि इसमें ज़्यादा ह्यूमस होता है, ठीक है। एरिड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। रेड टू ब्राउन इन कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ एरिड सॉइल? रेड टू ब्राउन। कैसे नेचर की होती है? सैंडी नेचर की। कॉमन सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, कम होता है इसमें। और कंकड़ बहुत होते हैं इसके अंदर। हाँ, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज बीन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। तो एरिड ज़्यादातर डेजर्ट एरिया की मिट्टी है, रेड टू ब्राउन कलर की, सैंडी टेक्सचर है इसका। इसी से समझ जाओ कि राजस्थान में होती है, कंकड़ ज़्यादा होते हैं इसमें। हाँ, ये देखो फोटो भी बनी है डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट सॉइल, जंगली मिट्टी। हिली एरियाज में होगी। फॉरेस्ट सॉइल का मतलब है हिल्स और माउंटेन्स में होगी। सॉइल टेक्सचर भी उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ जी, ये अंडरलाइन करो, लोमी एंड सिल्टी। वैली में लोमी एंड सिल्टी होगी। इन द स्नो कवर्ड एरियाज दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। एसिडिक होते हैं बेटा फॉरेस्ट सॉइल, लो ह्यूमस होती है फॉरेस्ट सॉइल में, लो ह्यूमस होती है, अंडरलाइन करो। रिवर टेरेसेस, एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। आगे है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का कटाव, लॉस ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? मिट्टी को बचाना, मिट्टी को बचाना, पेड़ लगा के बचाएंगे। हाँ, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। हाँ, जैसे हमने बोला कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सारा सॉइल इरोजन के कारण है। स्टार लगा दिया मैंने, ठीक है। अब गलीज क्या होती हैं? व्हाट आर गलीज? स्टार फिर से लगाया। रनिंग वाटर जो है
क्ले मिट्टी को बहा कर ले जाता है और गड्ढे बना देता है बीच में, उसको हम बोलते हैं गलीज। लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। बैड लैंड किसको बोलते हैं? विच द लैंड विच इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन, जिसमें कल्टिवेशन नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं? बैड लैंड। थोड़ा सा धीरज रखो, खत्म होने वाला है, खुशी की बात है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रावीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। रावीन्स किसको बोलते हैं? जो बैड लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट है? चंबल बेसिन में। Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. देखो मैंने पहले ही बोला था ना, टॉप सॉइल अगर वॉश होगी तो उसको क्या बोलते हैं? शीट एरोजन। क्या बोलते हैं बेटा? शीट एरोजन। विंड ब्लोज, हवा से लूज सॉइल जो है वो बह जाती है, इसको विंड एरोजन कहते हैं। अगर हवा से हुआ तो विंड एरोजन। सॉइल एरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। गलत तरीके फार्मिंग के अपनाएंगे। फ्लोइंग इज अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से हल चलाएंगे, अप एंड डाउन करेंगे, स्लोप को ऊपर नीचे करेंगे तो पानी के साथ तो बह ही जाएगी ना, सॉइल इरोजन होगा। नाउ फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड काउंटर फ्लोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्लोइंग को हम काउंटर लाइन्स पे करेंगे, काउंटर लाइन्स क्या होता है? बिल्कुल साइड साइड पे, हाँ, जिससे पानी का बहाव जो होगा तेज हो जाएगा स्लोप्स में, और इसको क्या बोलते हैं हम? काउंटर फ्लोइंग। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। अब देखो हमने टेरेस लगाया, टेरेस फार्मिंग। आपने देखा ना पहाड़ी एरियाज में, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें पता है, सीढ़ी नुमा खेत, मिट्टी की बाउंड्री बना देते हैं, बाउंड्रीज। टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्टेड एरोजन, ये मिट्टी के कटाव को बहाती है। अगर बाई चांस मिट्टी आ भी जाए तो रुक जाती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। लार्ज फील्ड, आप हिमाचल चले जाओ, देहरादून साइड चले जाओ, हाँ, शिमला साइड, आपको टेरेस फार्मिंग मिल जाएगी देखने में। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, बड़े बड़े खेत स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, हाँ, घास की स्ट्रिप्स को उगने दिया जाता है क्रॉप्स के बीच में। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, इस मेथड को बोलते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स लगाई जाती हैं। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रोल्ड सिग्निफिकेंटली टू द सस्टेन सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न एरिया। तो बेटा ये तरीके हैं सॉइल एरोजन को बचाने के। शेल्टर बेड्स लगाई हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग की है, टेरेस फार्मिंग की है। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।